हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके चैनल AEPS पे। आज का अपना टॉपिक है S1 का प्रीवियस ईयर का ये पेपर है। ठीक, इससे पहले मैंने आपको S1 सब्जेक्ट का कंप्लीट वीडियो दे दिया है, जो कि इसमें आपका 2 वीडियो है। आप प्लेलिस्ट में जाकर आराम से उस चीज़ को देख सकते हैं। क्लियर है। उस वीडियो का अगर आप देख लेते हैं तो आपका S1 का एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। बस इस 2 वीडियो को आपको देखना है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। कल आपका हो गया 15, फिर 16 को आपको सरस्वती पूजा है और 17। ये 3 दिन में थोड़ा सा इंगेज रहूँगा, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैंने अपना सेटअप सीतामढ़ी बिहार में किया है। आप में से जो लोग भी हमारे नियरेस्ट हैं उनका वेलकम है। आइए आप लोग, पूजा में आप सदर आमंत्रित हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना है, आपको एड्रेस पता चल जाएगा 8789666040। आइए पूजा में प्रसाद खाइए और पढ़ाई कीजिए साथ में। चलिए तो शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। आपके एग्जाम में टोटल कितने होते हैं क्वेश्चंस? तो 70 मार्क का आपका एग्जाम होता है S1 का। ठीक, जिसमें से आपको 6 होते हैं शॉर्ट वाले, जिसमें से आपको 5 का जवाब देना होता है 75 शब्दों में, यानी कि 1.5 पेज में। क्लियर है। उसके बाद 5 क्वेश्चन होते हैं दीर्घ उत्तरीय के, जिसमें से आपको देने होते हैं 4 के जवाब, जो कि 10 नंबर का होता है, और वो होता है 200 से 250 वर्ड में, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं 2 पेज मान के चलिए। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। तो 6 होते हैं आपके शॉर्ट, कुछ 6 होते हैं शॉर्ट और 5 होते हैं लॉन्ग, जिसमें से 6 में से आपको 5 के जवाब देना है और लॉन्ग में से 4 का देना है। ये तो आपको फर्स्ट ईयर से ऑलरेडी क्लियर ही होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं। चलिए, विद्यालय के कौन से प्रशासनिक घटक असमानता को प्रभावित करने वाले होते हैं? असमानता से मुझे याद आया कि आपके ही YouTube चैनल के एक मेंबर है जिन्होंने पूछा था कि सर असमानता, विविधता और वंचना में अंतर बताएं। तो देखिए, असमानता क्या हो गया कि हम लोग जब 2 लोगों के बीच में डिफरेंस करते हैं, यानी कि आपके घर में 2 भाई हैं और आपके पापा ने चॉकलेट लाया, एक को दिया एक को नहीं दिया, तो उस बीच में क्या हुआ? दोनों के बीच में एक समान भाव हुआ? नहीं हुआ। तो यहाँ क्या पैदा हुआ? तो यहाँ पे अपना असमानता पैदा हुआ। क्लियर है। अब अपना उनका बात था विविधता को लेके। तो देखिए, विविधता को लेकर क्या होता है? विविधता मतलब, कहने का मतलब हो गया अलग अलग, डिफरेंस, भिन्न भिन्न प्रकार के, यानी कि अलग अलग। अपना जो भारत देश है, यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, लिंग है, रंग है, रूप है, वेशभूषा, मतलब कि हर प्रकार से जो हमारे बीच में डिफरेंस आता है, फिर भी हम लोग एकजुट होकर रहते हैं। तो ये अपना क्या है? विविधता हो गया। उसके बाद अपना क्या वो पूछे थे? वंचना पूछे थे। तो वंचना का कहने का मतलब हो गया कि जब हम किसी चीज़ से वंचित रह जाते हैं, ठीक, वही अपना क्या कहलाता है? वंचना कहलाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपके 2 भाई का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो एक ही पिता के दोनों पुत्र हैं। ठीक, एक ही पिता के दोनों पुत्र हैं, पर एक को चॉकलेट मिला एक को नहीं मिला। तो ये अपने क्या हुआ? इस चॉकलेट, इस प्रेम से, इस स्नेह से क्या हुआ? वंचित रह गया। ये जो दूसरा भाई है सो अपने पिता के स्नेह और प्रेम से क्या रह गया? वंचित रह गया। कुछ आपका मान लीजिए हक है, वो हक आपको नहीं मिल रहा, तो आप उस हक से क्या है? वंचित है। तो वही अपना क्या कहलाता है? वंचना कहलाता है। तो आशा करता हूं कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, जिन्होंने पूछा था कि सर असमानता, विविधता और वंचना में क्या अंतर है। तीनों आप समझ गए। असमानता अलग चीज़ हो गया, विविधता अलग चीज़ हो गया और वंचना अलग चीज़ हो गया। तीनों अलग अलग बातें हो गई। तीनों का मैंने आपको मतलब क्लियर कर दिया है। अब अपना क्वेश्चन है कि विद्यालय के कौन से प्रशासनिक घटक असमानता को प्रभावित करने वाले होते हैं? तो आपको ये बताना है कि आपके विद्यालय परिसर के अंदर में ऐसा कौन सा घटना होता है जिससे बच्चों के बीच में असमानताएं पैदा होती है। प्रशासनिक घटना, देखिए यहाँ पे इस शब्द को जोड़ने से ना इस क्वेश्चन का अर्थ थोड़ा सा बदल गया, यानी कि विद्यालय प्रबंधन के तरफ से। अब मान लीजिए किसी विद्यालय में कहा जाता है कि जो लड़की है ना वही कंपटीशन करेगी गाना वाला चीज़ में, लड़की लोग सुंदर गाती है। तो क्या हुआ? लड़की और लड़का के बीच में लिंग भेद तो हुआ, पर लड़के और लड़का के बीच में असमानता का भाव पैदा हुआ कि नहीं हुआ? विद्यालय के बच्चे तो एक समान है, ना कोई लड़का है ना कोई लड़की, वो बस छात्र छात्रा भी नहीं, यानी कि वो बस बच्चे हैं और वो वहाँ पे सीखने आए हैं। तो गाना गाने का हक दोनों का है कि नहीं है?
पर उसको नहीं मिला, तो ये क्या वहाँ पे बच्चों के बीच में असमानता का भाव पैदा होगा। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए मिड डे मील का है, वहाँ पे कुछ जाति वाली बात चलती रहती है। तो जो चीज़ आपको अपने माइंड में सोचना है कि जब आप ट्रेनिंग पीरियड में गए थे, एसीपी करने आप गए थे, तो आपने जो स्कूल में देखा था वहाँ पे किस किस प्रकार से बच्चों के बीच में असमानताएं मतलब कि डिफरेंसेस पैदा होती है, उस चीज़ को आपको यहाँ पे डील करना है। क्लियर है। अब है अपना समावेशीकरण से आप क्या समझते हैं, समझाएं। तो देखिए, समावेशीकरण कहने का मतलब हो गया इंक्लूजन एजुकेशन, मतलब कि एक समान शिक्षा। इसी को हम लोग अदर रूप में क्या कह सकते हैं, समान विद्यालय व्यवस्था। यानी कि हर एक बच्चे के लिए समावेशी शिक्षा में क्या होता है, इसमें कहा जा गया है, समावेशीकरण से आप क्या समझते हैं, इसमें कहा गया है कि बच्चे को सेंटर में रख के पढ़ाना है। ठीक, हर एक बच्चा को पढ़ने का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा अनिवार्य है। तो समावेशीकरण मेनली फोकस क्या होता है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे, यानी कि बच्चे को ऊपर केंद्र करके ही सारा कुछ उसके मतलब कि जितना भी उसका आसपास का वातावरण है, सब कुछ बच्चों को सेंटर में रख के ही करना है। क्लियर है यहाँ तक। अब है अपना भारतीय शैक्षिक व्यवस्था पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। अब देखिए, वैश्वीकरण मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जब हम एक देश दूसरे देश के साथ में जुड़कर अपने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है, वही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। तो वैश्वीकरण का शैक्षिक व्यवस्था पे प्रभाव। अब मान के चलिए कि आज हम लोग जब प्राथमिक लेवल पे पढ़ते थे तो उस टाइम में कोई स्किल्स का प्रोग्राम नहीं था। ठीक, सीधा गए हम लोग, अपना कॉपी किताब लिए, पढ़ाई किए, चले आए। आज क्या है कि अपना टेक्नोलॉजी आ गया, तो हम लोग वीडियो के द्वारा दिखाते हैं, इंटरनेट के द्वारा बहुत कुछ दिखाते हैं, जो बच्चों के अंदर में एक उमंग, एक चाहत और कुछ नए करने की इच्छा पैदा करती है। तो वैश्वीकरण मतलब कि जो अपना नवाचार चीज़ सब आ रहा है, दूरस्थ शिक्षा, यानी कि जो आप लोग अपने आसपास में जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड स्टेट है, डेवलप्ड लोग हैं, वहाँ से कुछ कुछ वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं और शैक्षिक उस पर असर पड़ रहा है। और क्या है वैश्वीकरण, जब हम लोग अर्थव्यवस्था के साथ में जुड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, आर्थिक स्थिति अच्छा होगा, और जब आर्थिक स्थिति अच्छा होगा तो हमारा शैक्षिक स्थिति भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो इन सारी चीज़ को जोड़ के आपको लिखना है। ये सारा कुछ आपके नोट्स में अवेलेबल है और आपके नोट्स काफ़ी जल्द अपलोड मैं करूँगा और आपको वहाँ से डाउनलोड करना होगा। बस वो शायद पेड वर्जन होगा पिछले बार की तरह ही। क्लियर है। अब है अपना समान विद्यालय प्रणाली की खूबियों को बताएं। अब देखिए, समान विद्यालय प्रणाली कहने का मतलब हो गया कि एक समान शिक्षा, वहाँ पे किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार से असमानता का भाव नहीं हो, सभी बच्चे वहाँ पे एक समान रूप से देखे जाते हैं, वही क्या अपना कहलाएगा, समान विद्यालय प्रणाली कहलाएगा। वहाँ पे हर एक जाति का एक्सेप्ट है, हर एक धर्म को एक्सेप्ट किया जाता है, हर एक लिंग को एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब किसी भी प्रकार से कोई भी डिफरेंसेस नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, वो विद्यालय क्या कहलाएगा, समान विद्यालय प्रणाली के अंतर्गत आएगा। उसमें खूबियाँ क्या होगा, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, बच्चे अपने आप को वहाँ पे स्वतंत्र समझेंगे, वो अपने आप को समझेंगे कि हाँ मेरी भी कुछ इज्जत है, मेरी भी बातों को सुना जाता है। तो ये सारा क्या हो गया, उसका खूबियाँ हो गया। क्लियर है। अब है अपना शिक्षा के मौलिक अधिकारों के अनुपालन में किनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, बताएं। अब देखिए, शिक्षा के मौलिक अधिकार कहने का मतलब हो गया कि कुछ मौलिक अधिकारें होती हैं, जैसे कि अपना क्या होता है, एक समता का अधिकार। आप लोग नाम सुने होइएगा कि समता का अधिकार क्या अपना एक मौलिक अधिकार में आता है, समता का अधिकार, जो कि अपना क्या है, अनुच्छेद 14 से लेके 18 के बीच में होता है, समता या समानता का अधिकार। एक अपना होता है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, जो अपना अनुच्छेद 19 से 22 तक होता है। उसका होता है अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अपना अनुच्छेद 23 से 24 होता है। फिर अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अपना अनुच्छेद 32 के अंतर में आता है। तो ये सारा कुछ आपके नोट्स में ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है, तो टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका अगर हम लोग पालन करेंगे तो शिक्षा में किस प्रकार से क्या चीज़ आएगा। अब मान लीजिए समता का अधिकार यानी कि एक समान रूप से देखना, स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि बच्चे वहाँ पर आज़ादी रूप से पढ़ेंगे सीखेंगे, तो सारी चीज़ को आपको डील करना है शिक्षा को नज़र में रखते हुए। क्लियर है। अब है अपना भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें। अब देखिए, भारतीय संविधान में क्या है कि जो कुछ अपना नियम बना हुआ है उसके अंतर्गत आपको बताना है। जैसे कि अपना क्या हो जाएगा कि इसके अंतर्गत पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को क्या होता है, समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक,
समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार विभाजित हो जिससे उनका क्या हो, सर्वोत्तम सामूहिक हित हो। क्लियर है। पुरुष और स्त्रियां दोनों को क्या मिले, सामान्य कार्य करने हेतु समान वेतन दिया जाए। क्लियर है। बालक क्या हो, वो बालक क्या हो, स्वतंत्र हो और उनका जो आसपास का वातावरण है, जो उनके आसपास का सराउंडिंग का वातावरण है, वो क्या हो, स्वास्थ्य को नज़र में रखते हुए हो, ताकि उनका क्या हो, सर्वांगीण विकास के अवसर उन्हें मिले और उनको हर प्रकार की सुविधा दी जाए जिससे उनका क्या होगा, विकास होगा। उसके बाद क्या है अपना कि राज्य के सभी बालक को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा क्या देना चाहिए। क्लियर है। तो ये सारी बातें जो आपके नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब है अपना शैक्षिक नवाचार के महत्वों पर प्रकाश डालें। शैक्षिक नवाचार मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि शैक्षिक नवाचार क्या होता है। शैक्षिक नवाचार कहने का मतलब हो गया कि जब हम लोग शिक्षा में किसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो अपना क्या कहलाएगा, शैक्षिक नवाचार। यानी कि शिक्षा के प्रारूप में जब हम नए नए चीज़ को अप्लाई करते हैं, नया नया टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हो या अपना किसी प्रकार ज्ञान हो या कोई भी टीचिंग लर्निंग मेथड हो जो हम लोग शिक्षा के लिए यूज करते हैं, वही अपना क्या कहलाएगा, शैक्षिक नवाचार कहलाएगा। जैसे कि आज अभी क्या है, अभी आप रूम में बैठे हुए हैं, मोबाइल में देखकर अपना यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये क्या अपना एक शैक्षिक नवाचार का ही उदाहरण है। क्लियर है। अब आइए अपने नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन है कि सामुदायिक केंद्र के रूप में विद्यालय को कैसे विकसित किया जा सकता है, स्पष्ट करें। अब देखिए, सामुदायिक केंद्र कहने का मतलब क्या हो गया, अपना समाज हो गया। सामुदायिक केंद्र अपना क्या हो गया, अपना समाज हो गया। अब समाज को विद्यालय को कैसे विकसित किया जा सकता है, तो विद्यालय क्या करा सकता है कि एक स्वच्छता के ऊपर में क्या कराएगा, जाएंगे हम लोग घूम घूम कर स्वच्छता के बारे में एक अभियान चलाएंगे। तो सामुदायिक केंद्र के रूप में विद्यालय को मतलब कि जो ऐसा कार्य करेंगे हम लोग समाज के बीच में जाकर जिससे क्या हो, समाज का विकास हो, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, सामुदायिक कार्य करेंगे। ठीक। तो विद्यालय को कैसे विकसित किया जा सकता है, सामुदायिक केंद्र के रूप में। मतलब कि समाज के बीच में कोई केंद्र है, तो केंद्र कहीं भी खुलता है तो समाज के बीच में ना अपना ये विद्यालय है। और अगर विद्यालय वाले हर टाइम पे अवसर उपलब्ध कराएंगे कि कुछ हम कार्य स्वच्छता का करवा दे, वृक्षारोपण का करा दे, तो ये क्या हुआ, विद्यालय अपने आप में सामुदायिक केंद्र नहीं बन गया। तो उसी चीज़ को आपको यहाँ पे डील करना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, मैं जूम थोड़ा कर देता हूँ, सॉरी। नेक्स्ट है अपना विद्यालय में छात्रों एवं शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम होना आवश्यक है, चर्चा करें। तो एक बात बताइए, पाठ्यक्रम मैंने आपको कल भी बताया था, पाठ्यक्रम कहने का मतलब क्या हो गया, अपना सिलेबस हो गया। आज आप जो पढ़ाई कर रहे हैं S1 का मैंने आपको वीडियो बता दिया, उसमें 5 यूनिट पढ़ा दिया आपको। आज उसका मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता दिया। तो ये मैंने क्या किया, ये जो मैंने सारा कुछ सोचा अपने माइंड में, ये हो गया अपना करिकुलम। अब जो आप पढ़ाई कर रहे हैं सो अपना क्या हो गया, सिलेबस हो गया। तो विद्यालय में छात्रों एवं शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक कोई हमको रास्ता पता नहीं होगा कि जाना कैसे है तब तक हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो छात्र और विद्यालय दोनों के लिए, छात्र और शिक्षक दोनों के लिए सिलेबस अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें क्या कब कैसे पढ़ाना है। बच्चों को मान लीजिए क्लास 2 का बच्चा है और उसको आप चले गए गणित में रेशियो पढ़ाने, अनुपात पढ़ाने, तो क्या उसको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो क्लास 2 वाले बच्चों के लिए क्या है, बनाया गया है कि योग कैसे होगा, भाग कैसे होगा। तो उनके उम्र को ध्यान में रखते हुए उनके सिलेबस को क्या किया गया है, ड्राइव किया गया है, तभी वो उस चीज़ को समझ पाएंगे। अगर अभी आप कर रहे हैं डीलेट का तैयारी और आपको हम जेई मेंस का पढ़ाई करवाने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा बहुत अपने उम्र के अकॉर्डिंग आप समझ भी जाइएगा, पर वो आपके लिए नहीं है ना। तो जो चीज़ आपके उम्र में आपके लिए हो वही क्या कहलाता है, अपना सिलेबस कहलाता है। तो ये होना क्यों आवश्यक है, इसको तो मैं आशा करता हूँ कि अपने मन से भी आप लोग लिख लीजिएगा। अब है अपना अच्छे संसाधन और शैक्षिक उन्नति के आपसी संबंधों को बताएं। अच्छे संसाधन कहने का मतलब हो गया अपना जो अभी आप YouTube देख रहे हैं, ठीक, तो YouTube कहाँ से देख रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू ही देख रहे हैं। YouTube एक अपना एप्लीकेशन है, आप इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं। तो जो आप दोनों चीज़ आप यूज कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है आपका, आप यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हम लोग आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या ये संसाधन से आप कुछ ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं ग्रहण कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि क्लास में आप गए जोड़ सिखाने और आपने वहाँ पे क्या किया, अबेकस यानी कि गिन तारा का यूज किया। तो गिन तारा अपना क्या है, एक टीचिंग लर्निंग
मेथड है उसको आपने यूज किया, ठीक, और आपने बच्चों को सिखाया, तो ये संसाधन को यूज करके ही ना आपने अपने शैक्षिक उन्नति को या उसके संबंधों को आपको जोड़े, मतलब कि आपने जोड़ सिखाने के लिए क्या किया, संसाधन का यूज किया। यहाँ मैं आपको डीलेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने के लिए क्या कर रहा हूँ, इंटरनेट का यूज कर रहा हूँ, और उसके थ्रू आप मेरे से कनेक्ट है तो मैं संसाधन का यूज कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को आपको डील करना है। क्लियर है? चलिए, अब है अपना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक न्याय निर्देशक सिद्धांत वर्णित है, लिखे तथा व्याख्या करें। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो अपना 37 से लेके 51 तक, कहीं कहीं आपको 36 से 51 मिलेगा, इसमें क्या है कि नीति निर्देशक तत्व शामिल किया गया है, ठीक। जो मैं आपको अभी बता रहा था कि पुरुषों के लिए क्या होना चाहिए, पुरुष और स्त्री को समान वेतन होना चाहिए, बालक स्वतंत्र होना चाहिए, बालक को ऐसा वातावरण देना चाहिए ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो, तो ये सारा कुछ क्या है, इसी के अंदर में आता है, ठीक। ये आपके नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब है अपना शिक्षकों को प्रशिक्षण को लेके शिक्षक नैतिक में कहा गया है उसका विश्लेषण कीजिए। मतलब कि शिक्षकों के लिए जो अपना प्रशिक्षण है उसके लिए अलग अलग शैक्षिक नीतियां हैं, जैसे कि मान के चलिए अपना NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, अपना BCF हो गया, ये सब क्या है। NCF बोलता है कि एक टीचर जो है, एक शिक्षक जो है, सो क्या है, एक सुविधादाता है, एक सुविधादाता है जो बच्चों को पढ़ाई ज्ञान अर्जन करने में मदद करता है, एक सुविधादाता के रूप में है, फैसिलिटेटर है। क्लियर है? तो NCF कुछ और बोलते हैं, उसके बाद BCF का अलग बात है। राइट टू एजुकेशन में कहा गया है कि एक शिक्षक को बच्चे को ना कभी दंडित करना है, चाहे वो मार से हो चाहे वो अशब्द से हो। अगर आप किसी बच्चे को कुछ गलत वर्ड भी बोल दे रहे हैं तो वो क्या है, एक प्रकार से दंड का ही प्रारूप है। तो ये सारे नीतियां हैं आपके ऑलरेडी नोट्स में अवेलेबल है। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें देखिए, अभिवंचित वर्ग बच्चों का सामाजिक आर्थिक स्थिति को विद्यालय द्वारा किस प्रकार उन्नत किया जा सकता है, स्पष्ट करें। अभिवंचित वर्ग कहने का मतलब हो गया, जस्ट वेट ए मिनट। अभिवंचित वर्ग कहने का मतलब हो गया, मैंने आपको कल बताया था कि ऐसा वर्ग जो एक ऐसे समुदाय से बिलोंग करता है जिसको समाज में हर कुछ है। मान लीजिए समाज में आपके शिक्षा है, ठीक, समाज में आपके शिक्षा है, पर एक ऐसा वर्ग है जिसको शिक्षा का कुछ नहीं पता है, शिक्षा क्या है, कहाँ से कैसे पढ़ना, कुछ पता ही नहीं है। तो क्या है, वो शिक्षा से क्या है, वंचित है। तो ऐसे वर्ग को ही क्या बोलते हैं, अभिवंचित वर्ग बोलते हैं। तो जब इस वर्ग के बच्चों को या लोगों को हम लोग शिक्षा देंगे तो क्या उनका रोजगार नहीं आएगा, वो डेवलप नहीं होंगे, उनका स्किल डेवलप नहीं होगा, उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा। जब उन्हें रोजगार मिलेगा तो उनका आर्थिक स्थिति क्या होगा, ठीक होगा। तो जब इतना कुछ हुआ और वो शिक्षा ग्रहण किए तो इसमें किसका योगदान रहा, तो विद्यालय का ही रहा, ठीक। इसलिए यहाँ पे प्रश्न है कि अभिवंचित वर्ग के बच्चों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को विद्यालय द्वारा किस प्रकार उन्नत किया जा सकता है। तो जो इस वर्ग के बच्चे हैं उनको हम लोग शिक्षा देंगे, फिर वहाँ से वो लोग रोजगार प्राप्त करेंगे, फिर वो अपना डेवलपमेंट करेंगे, स्किल सीखेंगे, तो क्या उनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगा। तो इसमें मदद कौन करेगा, इसमें मदद आपका विद्यालय करेगा। क्लियर है? इसको अपने शब्दों में लिखना है। अब है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या आप मानते हैं कि वर्तमान भारतीय समाज की दशाएं एक समतामूलक समाज की स्थापना की दिशा में है। अपने उत्तर के पक्ष में पर्याप्त तर्क दें। तो ये तो आपको अपने हिसाब से सोच कर लिखना है कि क्या आप ये इस बात से सहमत हैं कि जो हमारे यहाँ पे अभी चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, उससे जो हमारा समाज का स्थापना हो रहा है सो एकजुटता का हो रहा है कि अलगाव का हो रहा है। इस चीज़ को आप अपने मन से सोचकर तर्क दीजिए कि क्या हमारे देश में जो सारा कुछ अभी चल रहा है, चाहे वो शिक्षा प्रणाली हो जाए या जो अपना हर लोगों का अपना सोच है, चिंतन है, अभिव्यक्ति है, विचार है, उससे हमारा देश में एकजुटता आ रहा है कि अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है। ये तो आपको अपने मन से सोच के ही आपको इस पे अपना तर्क देना और अपना पक्ष रखना है। ठीक है, चलिए अपना अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि वर्तमान में प्रचलित शैक्षिक नीतियों की प्रभावों की चर्चा करें। तो इसमें आपको क्या चर्चा करना है, तो जैसे कि मान के चलिए सर्व शिक्षा अभियान हो गया, मिड डे मील हो गया, ठीक। उसके बाद अपना इसमें हम लोग और जोड़ सकते हैं, एनसीएफ को भी जोड़ सकते हैं, बीसीएफ को भी जोड़ सकते हैं,
RTE 2009 को जोड़ सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों को जो शिक्षा में जो अपना वर्तमान में भी काम कर रहा है बच्चों के लिए, तो इसका क्या क्या है, अपना समावेशी शिक्षा हो गया, ठीक, सर्व शिक्षा अभियान मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इन नीतियों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, शैक्षिक नीतियों का, उसको आपको चर्चा करना, जो कि आपके ऑलरेडी नोट्स में और आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाई किया होगा। अब है अपना कि शिक्षक स्थानीय समुदाय को, एक मिनट, अब अपना क्वेश्चन है कि शिक्षक स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर किस प्रकार वहाँ की समस्याओं को दूर करने में मददगार हो सकता है। तो एक बात बताइए कि अगर आप टीचर हैं और आप जिस गांव में, आप जिस समाज में आप पढ़ा रहे हैं, वहाँ के आसपास में गंदगी के कारण कोई बीमारी फैल गई, ठीक, तो क्या आप अपने समुदाय के लोगों के साथ में मिलकर उस गंदगी को कैसे साफ करना है, हम स्वच्छ कैसे रहें, इस पे आप समस्याओं को दूर नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो उस चीज़ को आप अपने मन से लिखना है। अब है अपना कि क्या विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों के आयोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, अगर हाँ तो इसकी व्यवस्था आप कैसे करेंगे, विस्तार में लिखें। अब अभी के समय में क्या है कि अपना मान लीजिए कि 16 को सरस्वती पूजा है, ठीक, अब आप विद्यालय में आप टीचर हैं, अब आपको मन है सरस्वती पूजा करने का, तो क्या होना चाहिए, तो हाँ जरूर होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय सरस्वती, हम लोग को ऑलरेडी पता है कि हम लोग किसी भी जाति धर्म से कहीं से भी बिलोंग करें, पर सरस्वती माता क्या है, विद्या दाता है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। तो क्या अगर हम लोग इस चीज़ की पूजा विद्यालय में करेंगे, विद्यालय प्रांगण के अंदर में करेंगे, तो हर विद्यार्थी उस चीज़ को समझेंगे, उस भाव को समझेंगे, उनके अंदर में हमारे सभ्यता संस्कृति का विकास होगा, कैसे क्या मैनेज करना है उसको समझेंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा काम होता है ना। जब हम लोग इसको विद्यालय प्रांगण के अंदर में करेंगे तो कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या काम करना है, ये सारी चीज़ इसके अंदर में आ जाएगा ना। तो इस चीज़ को आप, अब इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, खेल का आयोजन हो गया या फिर किसी पर्व से पहले का आयोजन हो गया, तो उसको आप किस प्रकार से करेंगे वो आपको बताना है। अब है अपना निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखे। देखिए टिप्पणी जो है ना, आप देखिएगा फर्स्ट ईयर में हर एग्जाम में टिप्पणी होता है लास्ट क्वेश्चन में। तो सामाजिक न्याय, मैंने आपको कल बताया कि हम लोग एक ही समाज से बिलोंग करते हैं, हम सबों के लिए एक ही प्रकार का न्याय प्रणाली बनाया है। अगर हम लोग चोरी कर रहे हैं तो चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसको सजा एक जैसा ही मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या, शिक्षित होना आवश्यक है। तो ये अपना सामाजिक न्याय हो गया। विद्यालय शिक्षा में असमानता, जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया था इसको। गुणवत्ता शिक्षा अपना क्या हो जाएगा कि शिक्षा में गुणवत्ता, कि हम किस प्रकार से इस चीज़ को, जितना मैंने आपको यहाँ पे बताया था, सर्व शिक्षा अभियान, RTE, NCF, BCF, जितना भी विधि है, उस सब चीज़ को हम लोग अगर यूज करेंगे और सही मायने में अगर हम लोग यूज करेंगे तो सही में अपना क्या होगा, जितना कुछ बनाया गया है स्कीम को, और उसको अगर हम लोग उसका 50% भी अगर हम लोग यूज कर लेना, तो अपना शिक्षा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो ये आपको गुणवत्ता शिक्षा के बारे में यहाँ पे क्लियर करना है। अब है गुणवत्ता संधारण हेतु कार्यक्रम, यानी कि इसको ठीक करने के लिए आप क्या क्या किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, उसको तो आप लोग डील कर ही लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपकी प्रीवियस ईयर वाली ऑलमोस्ट आप लोगों का क्लियर होगा। और लास्टली जो भी लोग सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं वो अब मेरे ऑफलाइन कैंपस पे आकर मिल सकते हैं। पूजा में आइए, आप सादर आमंत्रित हैं। 2 से 3 दिन मैं डिस्टर्ब रहूँगा, फिर हम लोग कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे। और आप लोग अपना नोट्स के लिए चिंता नहीं कीजिए, मैं ऑलरेडी लिख रहा हूँ, सारा काम आपका कंप्लीट करके मैं आपको दूंगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पूरा हैंड रिटन नोट्स बन रहा है, वहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा। और आपको मेरा नंबर पता ही है, जिनको पता नहीं है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है अपना मोबाइल नंबर। आप मुझे कल से नंबर ऑन रहेगा, आप डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके सीतामढ़ी में पूजा स्थल पर आकर माँ का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अवश्य मिले। धन्यवाद।